हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग गुनाहों का देवता उपन्यास, जिनके राइटर है धर्मवीर भारती, उनका 6 भाग का जो अधूरा था वो आज हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इस भाग में क्या क्या है। और हाँ, यदि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को इस उपन्यास में क्या अच्छी लगती है, क्या अच्छी है। लेकिन वाकई बहुत अच्छी है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा एंड नहीं पढ़ पाइएगा तो सुनिएगा ज़रूर। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास का अध्याय 6। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, यह सुधा को हो क्या गया। परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा झाड़ रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर यह क्या, अमृत ने यह रूप कैसे ले लिया और क्यों ले लिया। जब वह अपने मन को शांत रख सकता है तो वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती। उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है। फिर सुधा में यह कमजोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता अधिकार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर ऊंचा है, साधारण है। माना उसने अपने दोनों के लिए एक जैसा रास्ता अपनाया हो जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या, सुधा और वह दोनों ही क्यों विलक्षण नहीं है। फिर सुधा क्यों बिखर रही है। लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना आती ही नहीं क्या। उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार का धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी। यह तो चंदर की हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंदर की आत्मा है। इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को खोद डालने की हत्या का पाप चंदर अपने सिर पर है। तो क्या त्याग मात्र नाम ही है। क्या पुरुष और नारी का संबंध का एक ही रास्ता है, प्रलय, विवाह और तृप्ति। पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते हैं। तो फिर सुधा और पंपी ने क्या अंतर है। क्या सुधा के हृदय में इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंदर पाप कर रहा है। तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता करहित है, विनाशकारी है। क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है। किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, विचार श्रृंखला टूट गई। बिनती थी। क्या सोच रहे हैं आप, बिनती ने पूछा बहुत सने से। कुछ नहीं, नहीं बताइएगा, हम नहीं जान सकते। बिनती के स्वर्ग में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिनती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर में मैंने रखा है, मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने। क्या मुझे कम तकलीफ है। मेरे जीवन आजकल किस तरह घायल हो रहा है, मैं जानता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सज़ा काफ़ी नहीं थी जो सुधा को भी किस्मत यह दंड दे रही है। मुझे को सभी बेचैनी और दुख मिल जाता है। सुधा को अपने पाप का दंड क्यों मिल रहा है। बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दबाकर इंद्रधनुष को लोक तक ले गया, आज हवा का झोंके उस बादलों की ऊंचाइयों से उसे ढकेल देना चाहते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती की ममता भरे स्पर्श ने चंदर की आंखें छलछला आई। छी, आप समझदार है। दीदी ठीक हो जाएगी, घबराने से काम नहीं चलेगा ना। आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए, कुछ मत सोचिए। दीदी बीमार है, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा। उठिए, दीदी बुला रही है। चंदर गया। सुधा के इशारे
से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ मत बोलना, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींचकर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिनती वहीं खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर कभी तकिए से मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सा कतर आता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे, पापा चले गए तो उसने चंदर के हाथ अपने हाथ पर ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपालों से चंदर की हथेली दबाकर लेती रही। पलकों से कितने ही गर्म गर्म आंसू झलककर गालों पर फिसलकर चंदर की हथेली भिंगाती रही। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंखों जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुराकर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं क्यों चंदर? अच्छा, आज शाम हो गई, जरा लॉन पर चले। सुधा ने चंदर के कंधे पे हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिनती ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हूँ तो कुर्सी उठा रहे हो? मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना? छी, ऐसा को बोल ना बोला करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर के सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी ना करती तो आज मुझे वह ताकत ना मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदन के सिर को अपनी गोद में खींचते हुई सीधा सुधी ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बतलाऊंगी, बहुत सी। बिनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ, तू गवाह रहेगी, ताकि बाद में चंदर यह ना कहे कि सुधा कमज़ोर निकली। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेनी पीठ पर से खींचकर गोद में ढाल ली और बोली, चंदर, आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है। तब से अच्छे बुरे सभी कर्मों का फैसला तुम ही करते रहे हो। आज भी तुम्हें बतलाओ चंदर कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो यह पाप तो नहीं। तुम जानते हो चंदर, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतने ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो यह अपराध तो नहीं? नहीं, चंदर बोला। और अगर मैं उस अंत दृढ़ के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना सने करते हो उसमें मेरी सभी दुबलताएं खुल जाती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदन की मुझे खुद अपनी दुबलताओं पर शर्म आती है, और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसे तुमने सोचा है चंदर। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पे रखे हुए सुधा के पांव पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब केशु ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका तो मैंने इनकार कर दिया था। कल मम्मी ने पूछा तुम चंदर से प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ कि तुम भी समझते हो, लेकिन यह ना मुझसे छिपा है ना तुमसे छिपा है। जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज़्यादा दिया है, ऊंचा दिया है और प्यार से कहीं ज़्यादा महान बना है। मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खींची थी, बाद में मैंने सोचा कि यह गलत है, यह स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वह कहीं तो उतरती ही, वह मैं अपने ऊपर ही उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसीलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संवार रही थी, लेकिन वहाँ भी असफल रही और अंत में वह खींच अपने ही मन पर
भी उतार कर उस पर उतरी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना था। वह खींच उतरी तुम पर। सुधा चंदन ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना ऐसे मत देखो, यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभाल कर चलना है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा, यह भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूँगी, सफल रहूँगी और सशक्त रहूँगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने विवाह कर लिया और वहाँ सुखी न रह पाई, फिर और उन्हें वह भावना उपासना ना दे पाई और तुम्हें दुख हुआ तब। चंदन ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझी पर वापस दे देती हो तो कोई ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती हो। तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों ना हो, तुम्हारे मन का आश्रय शनि भंडार के उपयोग में कितनी किफलताएं क्यों। मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे यह सामग्री दी है। मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूँ जो कभी घटे ही ना। जितने बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है, तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा है कि तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो यह देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में इतनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी चंदर, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुपचाप बैठा रहा, फिर सुधा के पाँव में सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला। 3 रोज से सूरत तो देखो कैसी निकल आई है, और बैसाखी के कुल 4 रोज रह गए। अब दिमाग मत बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिंती दवा ले आ। बिंती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पे पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर विवाह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहेंगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, यह हम जानते हैं, चंद्र ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक दुहरी पतली बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों बैठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदन का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिंती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं, फिर बोलते क्यों नहीं? देखो बिंती, अभी अभी क्या कह रहे थे, और देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें। बिंती बोली और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के मुंह में फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, यह क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया करो तो क्यों पड़े हो ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वारे चंदर बाबू, बिंती ने हंसकर कहा। दीदी, ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा।
इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे में हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है। हाँ पापा, बिनती, कल तुम्हारी माता जी आ रही है और बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे कुछ दिन और का कार्यक्रम, बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूनम के एक दिन पहले से ही बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। यह बात दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने बहुत से कागजात बुहार कर फेंक डाले थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों की छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़े ही आ रहे हैं हमारी सास। बैसाखी पूनम की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवा आए गए थे। चंदर बाहर बरामदे पे बैठा अखबार पढ़ा रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 ही दिन उसे बहुत दब ढक कर रहना होगा। वो बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाए और देख ले। बुआ उसे समझा गई थी कि उसे एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कड़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महाराजी ने रसोई में दूध जगा रखा था। सुधा चुपके से आई, दीवार के आड़ में देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कोई नहीं है तो आकर चुपके से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम। हाँ सुधी, अभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं, लेकिन चंदर एक बार आज रो लेने दो, फिर उसके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा ने गला रोंद गया और आंख छलछला आई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी कार का भौंकू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे यह पंपी का कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पंपी ने पोर्ट्रिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेफुतुल्की से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे, सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बंटी अब मसूरी चला गया है, वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है। मैं तो आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा? चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, मम्मी ने कहा। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को ही बाहर जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिए। चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, पंपी ने कहा। जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूँगा, चंदर ने कहा। अच्छा, विदा, पंपी बोली। चंदर और सुधा के हाथ जोड़े और पंपी ने आगे बढ़कर सुधा के मुंह हथेलियों से उठाकर उसकी पलकें चूम दी और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे इसमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या? सुधा छिप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पंपी ने कहा, कपूर तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते हो, बड़ा अच्छा लगता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का बहुत समय अच्छी तरह बीते। और पंपी चलती। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आ गई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिनती ने सिर का पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर आया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे ठिंगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदन ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सब बैग भी ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया। यह हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्र चंद्र कुमार कपूर, और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता के म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकरलाल मिश्र। अब तो नहाए लेप शंकरी, फिर चाय ठंडाए जाइए, बुआ जी ने आकर कहा।
आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह बहुत खुश थी क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका, चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आएँ और कुछ रुके भी नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिनती ने लाकर थाली रखी। चंदन ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई, ये लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत हैं, ई त क्रिस्तान हैं, हमरो धर्म बिगाड़त हियाँ आए के। बुआ बोली, बुआ जी ने ही यह शादी तय कराई थी। लड़का बताया था कि दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू के हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदर ने ताल्लुक करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपके जल्दी मोक्ष मिल जाएंगे। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कोर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी। अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिनती, पहचानत न, पिछले साल ई मुन्ने के विवाह में देखे हो। बुआ जी बोली, शंकर बाबू कैलाश के काफ़ी बड़े थे लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूँगा और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया। वे उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा आई, सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए, दरवाजे में आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज़ सुने ही रोटी चंदर की आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीचे कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतने शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी। आपने तो खूब बनाया है, कैलाश ने के बिल्कुल योग्य लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब कि सृष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माता जी कैलाश के विवाह की जिद कर रही है। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे अबरीन कौन बैस हो गई, तुहू काहे नहीं बहुरिया ले आओ तो। सुधा के अकेल मन ना लगी। बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूँ या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। चंदर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज़्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने में मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने से उसकी पत्नी मर गई। अब वे बीमार नहीं करेंगे, अब वह विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवाद है, कांग्रेस की प्रमुख स्थायी कार्यकर्ता है और म्यूनिसिपल कमीशन है, घर के जमींदार हैं। कैलाशी बरेली। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने की नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पर्त निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई तो उसने चंद्र को बुलाया। चंद्र बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही है ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही है अब चंदर को याद थोड़ो ही है, सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल था। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी।
विनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और विवाह करने के बाद की शिक्षा अपनी पंपी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर छेप गया, पाजी कहीं की, बहुत बेशर्म हो गई है, पहले मुंह से बोल नहीं निकलती थी। तुमने तो दीदी ने ही तो किया बेशरम, अब हम क्या करें? पहले हम इतना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा, मुस्कुराकर भाग गई। जब चंदर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिएगा। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, विवाह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, यह बात आपको माननी होगी हमारी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह संभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट ना होगा। शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले, हम लोग रीति रस्म के तो कायर नहीं है ही नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन से करा लें। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी का विवाह कर लेंगे, दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले, हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं। और फिर लड़की की बुआ तो यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको समझा दूँ कैलाश, शादियों में तड़क भड़क का सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसीलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया तो वह बहुत सादा विवाह होगा, तभी वह राजी हुआ। इसीलिए इसे आप मान ही ले कि फिर विवाह के बाद जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो शुभ्रस्य सीघम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी तो नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रही। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ से ली, उसे उलट पुलट कर देखा और बोली, वो एक आए रहे जूताखोर, एक ठो कागज थमाए के चले गए और एक गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया, उसके हाथ में माला रखकर उसे चिपटा दिया। सुधा पापा की गोद में मुँह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदन, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हो गया कि अभी तो इन्हीं की इच्छा अनुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खोलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाएगी। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बाड़ियाँ और नौकर वगैरह का इंतजाम कराए और 15 दिन के अंदर लौट आए। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्ताओं को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख दी और चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है, चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा कि सुधा अपने पलंग पर बैठे सामने एक किताब रखे जाने को क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसीलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसीलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदर ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ असरार लिखे हैं जो गेसू ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर ही नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो
सही दीदी इतनी सुखी रहेगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंदर ने सुधा को उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों से फिसल आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मान के कर रही हो, फिर यह आंसू कैसे? छी, और यह माला सामने रखे क्या कह रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसीलिए सामने रखी थी कि बतलाऊं बतलाऊं, बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी और उसने दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो यह माला सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की, सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टेक कर बैठ गई। आज गेसु नहीं है, मुझे गेसु की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसीलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफा उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जरे को आखिर होश है क्यों? क्या तुम ही किसी के ना हो सके? क्या कोई तुम्हारा ना हो सका? इसी का अंतिम पंक्ति है, मौजें भी हमारी हो ना सकी, तूफान भी हमारा हो ना सका। वाह, इस पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदर ने कहा। आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करते, सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैं क्या सोचा था, क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे। तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीतकर किसी दूसरे के हाथ जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी। सुधा थोड़ी देर चुप रही और फिर दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बतलाई थी। उसने कहा था, जब किसी का कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता है कि हमने सिर किसके कदमों में झुका लिए हैं। याद है मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा अब चंदर किसी ने ध्यान नहीं दिया। चंदर बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने का क्या फ़ायदा? आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है ही मेरे देवता। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ जाती है और मन करता है मैं सोचते ही जाऊँ। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर, जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा? तुम्हें यह दिन याद है जब मैं केसु के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों ने झगड़ा हो गया था? चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ? चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंदर, चाहती तो यही थी, लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लॉन पर चले, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात के 8 बजे उठी, जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए सितारे ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं के अवशेष न भी छिलमिला रही थी। उठते ही सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी है हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बाराती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों के सामने सामान हटाकर दरियां बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई, जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़ों और गहनों का भंडार बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजिन और एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में ही सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवाकर साइबान में लगवा दिया गया था। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पतीले, प्याले वगैरह रखे थे।
और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाइयाँ कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महाराजी और बिनती में घंटे भर की बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा, आपन लड़के बच्चे के बिहार क्यों तक कतराती, अब बस सामान चराय लिहो, अभी हर काम में काहे टांग अड़ावत करत है। तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ जी की जुबान इतनी तेज थी, हाथ भी उतनी ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कटोरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बड़ी मुंगेरी डलवाई, चावल की कचौरियाँ बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजी तथा गांव की महारी ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उसमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा का विवाह में जितना उछाल बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। बस सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। उसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जग जग कर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे विवाह तो इतनी खुशी है, अपने विवाह में क्या करेगी? तो बिनती ने जवाब दिया, अपने विवाह में खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के रेशमदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास, स्तंभ, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की छन छन प्रतीक्षा करने वाला रेशम की कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास की चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुमला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नज़रों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चौपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था और अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती ना थी। एक शीतल पट्टी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलछला जाते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पट्टी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और सची को जहर पिला दे, कुछ ऐसे लग रहा था वह घर। डॉक्टर सुल्का का साहस नहीं होता था कि सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं? बिनती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी न किया हो अपनी ज़िंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइसेंस, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपये निकलवाने बैंक, शमियाने का इंतज़ाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम, खाने परोसने के बर्तनों का इंतज़ाम और जाने क्या क्या। और जब पूरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती, सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता था कि वह सिर पटक पटकते वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर से उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज़्यादा गर्मियों में मैं कभी खाया नहीं करती। सुधा कहती, मैं इतने दर्द स्वर्ग से चंदर की कुछ प्रतिबाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़ककर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छपकर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी विवाह को, अब कुछ 3 बजे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डब्बे में निमंत्रण पत्र का लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। सुधा आई, सूजी आंखें, सूखे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल।
हाथ में पंखा लिए थी, आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो क्या कर आए चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठ पड़ गए हो। चंदर ने गांठ फैलाते हुए कहा, सुधा शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकल रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा लो तुम्हारे। अरे पागल हो गई, चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, मैं अब मेरा अधिकार भी क्या तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से तो आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओर से आंखें छिपा ली। तुम तो बुरा मान गई सुधीर, चंदर ने पैर नीचे कर रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों से बात भी तो बुरा भला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो इन सब बातें को। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखिए। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का विवाह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पति देव ने आज्ञा दे दी तो जरूर आऊँगी आपके यहाँ। उनका नाम भी लिख दीजिए वरना बुरा मान जाएंगे। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वहीं काट ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज काट लिखते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी ना कर सके। अब क्या करना है चंदर? जैसे कह रहे हो वैसा तो कर रही हूँ, अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालो। अब तो रो पीट कर ऊँचा बनाना ही है। बिनती ने काट समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के। बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है, ये तो हमारी जान की कहाँ खो गई। अब हमारे कमरे में लाई, ये सब तो टांग तोड़ दूंगी, पाजी कहेगी। बिनती ने काट धरती। नौकर ने कहा, बाबूजी, कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा अभी आया, सुधा। और चंदर चला गया। और इस तरह दिन बीते जा रहे थे। शादी नज़दीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरकट की उदासी की तरफ फैला जा रहा था, बैठता जा रहा था। और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने वाले व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती है, आंसू हार जाते हैं, दस्तरी, प्याले, कुल्हड़, पतीले, कलीने, दारियाँ और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं। और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धो देने के बजाय पतले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंधदृष्टि के सारे तूफान सुनार और बिजली बाड़ों की बातें में डूब जाते हैं, और जहाँ दो आंसुओं से डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है। और जिस वक्त की आदमी के हृदय की कण कण क्षतविहित हो जाता है, जिस वक्त अब उसकी नसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर पर आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियाँ का मोलतोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपए देना पड़ता है। ऐसी ही थी उस वक्त चंदर की ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफानों को मरते हुए उसे नचा रहे थे, वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छों में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थी कि उसके कानों से टकराकर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसाकर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज़्यादा तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और शादी के दिन सुधा ने नथुनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़ी पहने, उसे नहीं मालूम।
घर में गीत हुए उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूजे वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो बख्ताचर में उछल गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश तब आया जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले आई। बारात आने को एक दिन पहले उस छत पर जहाँ सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली गई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था, अपनी आत्मा के संघर्षों से, उसके अंत कारण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है। भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता था, बाहर के शोर के अंदर की तूफान भुला देना चाहता था। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज़ याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने वक्त तक इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका ना मिले, और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि उसे लेटते ही उसे नींद जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसकी आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी में चिंतन मोड़ पर खड़ी सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खटहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे चिमटे हुए बाल और नाक में बहुत सी बड़ी नथ। 15 दिन के आंसुओं के चेहरे वो जाने कैसे मना दिया। ना चेहरे पर सुकुमारता थी, ना कठोरता, ना रूप था, ना ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था जैसे सुधा का सब कुछ लूटा जा रहा है। ना प्यार, ना केवल प्यार और जिंदगी लूटी थी, वरन आवाज़ भी लूट गई थी, और निविड़ता भी, वैभव भी लूट गया था, और यातना भी। सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई, चंदर और सुधा को खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज को उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका दी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा, इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देखकर तो मैं अपना धीरज संभालूंगा, बताओ। और तुम ही यह कर रही हो? सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज़ में चीख कर रो उठी, चंदर, अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसको सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों की तरह बहने के साथ ही सोख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा, सुधा। वह घबराकर बोला, सुधा, तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, ऐसे ही। सुधा चंदर के पाँव में मुँह छिपाए थी। उठकर बैठो सुधा, ठीक से। सुधा, इतना समझ बूझकर यह सब करती हो? छी, तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है चंदर। पापा से कह दो आज तो बोल ले, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब उनकी सुधा तो सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वह फपक फपक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी, रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ। और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा आए, सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भराए हुए गले से बोले, मुझे यह रुआई अच्छी नहीं लगती, यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था, भावुकता से क्या फ़ायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर, यहाँ से अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी से पहले, हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मत से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले
के दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 ही बजे आ गया था और जनवासे के सब सामान लगवा दिया था। नहाने की पानी और बाकी इंतजाम भी कर कर घर आया। जलपान के इंतजाम तो केदार के हाथ में ही था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन हाथ उठाकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। ए बिनती, बुआ जी ने भंडारे से आवाज़ लगाई। जाने कहाँ मर गई मुँह झौसी। अरे सिंगार पटार बाद में कर ली हो, काम तो तनिक दीदा के ने लगाते। बेसन के कनस्टर कहाँ रखा है? अभी आए, बिनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। विवाह का घर, हर तरफ बिनती की ही पुकार मचती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज़ में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहाँ से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तस्करी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बज गए हैं, लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं, खा लो। चंदर, अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूँगी, सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान की खटाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू झलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहाँपुर से लौट कर आऊँगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं, आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया और हाथ मुंह धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों की आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया है चुपचाप। अब तुम कमज़ोर मत बनो, तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो मैं शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज पे लगा दी। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से ख़त्म कर लेना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी, इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली, देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम बराबर मेरे सामने रहना, मंडप पे रहोगे ना? हाँ रहूँगा, चंदर ने आंसू पोंछते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया। चूँकि बारात में 8 ही लोग थे, अतः घर की ओर माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर वह जा ही रहा था कि कैलाश के पीछे से कंधों से हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगाकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब? नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया। अपने बगल की मेज पर बैठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते थे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा तो हम घूमते रहें इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे, लो समोसे खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह माया, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों ताल्लुक कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम ही पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो हमें नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने में। हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ, हमारी अपनी दुआ है, आपकी दुआ है, चंदर ने सिर झुका कर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुपचाप हो गए। दिन भर के व्यापार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और सलीन है जितने चंदर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चित हो गया। अब सुधा निभा ले
जाएगी वह मौका निकाल कर घर गया। देखा सुधा वो औरतें घेरे बैठी है और महावर लगा रही है। बिनती कनस्थ में घी निकाल रही थी। चंद्र गया और बिनती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिनती ने दंग होकर चंदर को देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था, आज क्या हो गया है? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर की होठ मुस्कुराना भूल गए थे। आंख फाड़कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। आज सुधा बहुत खुशी रहेगी, अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा बिनती हंसती, क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिनती के बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छोड़ाया और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिनती ने कनस्थ में मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं। शाम को बारात चढ़ी, सादी सी बारात। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बांधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है, विवाह से पहले भरी बारात का मुंह खोलकर माला पहना है। लेकिन घूंघट के मामले में सुधा ने दृढ़ता से मना किया था, वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे मंडप पर ले आए। घर का कामकाज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, परवा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निश्चेष था। मंडप में एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामनी, परवा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फरिश्तियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिनती को हमारे पास भेज दो। बिनती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाके पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ जो लोग खड़े हैं उनका परिचय तो बता दो। दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया, कामिनी, प्रभा, लीला, सभी के बारे में। जब चंदर बता रहा था तो बिनती बोली, बड़े लालची मालूम होते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इनका विवाह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी तो बोलने का अभ्यास कर रही है मंडप में भी, इसीलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। बिनती छेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उनकी मुट्ठी पर सुधा के हाथ, दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था उसके होठों से ने भी कभी बोलना नहीं जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन के समय आया। कैलाश के सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया और एक संतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। एक असंतोष सी लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने बिनती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फ़ायदा? बिनती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा, सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। आज सुधा की उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसकी कतरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी, था एक गंभीरतात्मक विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक सपूर्णतम संपन्न। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह में सो क्या कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हारकर सिसकियों से सने स्वर्गों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया।
प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी की एक छोर खींचकर नथ की डोरी खींच करने की बहाने अपने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी मिर्च भरती हो। जाओ जाओ सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है। कुछ खाए पियो ने तो पड़े रहो, बुआ ने बड़ी सनी से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिनती औधी पड़ी सिसक रही है। बिनती बिनती, उसने बिनती को पकड़कर हिलाया। बिनती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रूंधे गले से कहा। बिनती उठकर एकदम चंदर के गोद में सिमा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा। चंदर की आंख में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिनती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पे मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन फिर भी संभल गया और बिनती के माथा सहलाते हुए अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिनती चुप हो गई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर की घुटनों में हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए। अच्छा, चंदर ने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज़ तुम बहादुरी से सहना चाहिए, कैसी दीदी की बहन हो क्यों। बिनती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट गया। उसकी पोर पोर का दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो, हड्डियों के रेसे रेसे की थकान मिल रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर्ग और बीच बीच में आने वाले किसी बाराती या औरतें की आवाज़ उसके कान में अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति कि उसे बार बार झटके में जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि उसे शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे वह शांत हो गया। स्वर्ग धीरे धीरे नीचे शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाज़ों जो यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कह रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदर ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन में छा गया। वह इतना जगा कि अब अगर वह आंख भी बंद करता तो उसके पलकें पुतलियों छा जाती और एक कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने सहसा उसे जगा दिया। पलक बंद करने की जितनी दर्द हुआ था उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियाँ, कड़े, चूड़ी, गहने, गले में गहने, बड़ी सी नथुनी, डोरे के सहारे नाक में बंधी हुई आँख, जिसमें भादों की घटाओं की गहज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। क्षण भर पौतौनी खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग कर उठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे, तुम बहुत महान हो, मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज़्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ नहीं बोली। आंचल में आंसू पोंछते हुए पैर थाने जमीन पर बैठ गई और अपने गले की एक बेले के हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा, चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा, बहुत मुश्किल से रूंधे गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं, तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पाँव पर फूल रखकर उसे चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पाँव पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर पर उन्हें बांध लिया और उठकर चली। धीमे धीमे निशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा के हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं, अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ, ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे, देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर
फिसलते हुए जाने की क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पर पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते करते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा, कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा खड़ी थी और बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उसे फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने जयो ही पाँव रखा कि बिनती पाँव में लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकेंड क्लास का एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग ड्योहरी में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। चंदर बाबू का एक छोटा सा बच्चा अपनी नई चाची के पास आकर बैठ गया और उनकी रेशम चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमी आवाज़ से कहा, चंदर। चंदर मुझे मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर को देखकर कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने की गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो भी बिना दूध का चाय पीने लगो। हम जल्दी से आएंगे। पंपी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतना में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में तुम्हें बुला लेंगे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भागता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आँख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा बिनती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिनती को दे देना। देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिककर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन का पोर पोर सा दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पर पहुंचा उसे मालूम नहीं।